तो इकोलॉजी आपको मैंने बताया कि इकोलॉजी क्या होती है, और ये भी बता रहा हूँ कि मैं पॉइंट्स मैंने कुछ लिखे हैं इसमें, तो ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने होंगे, तभी आपको थोड़ा सा स्कोर अच्छा कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि हर कोई बंदा लिख देगा, लेकिन जब ये आप हैकल्स का नाम लिखेंगे और नए 1869 में लिखेंगे कि इस वर्ड की इसने वर्ड दिया था 1869 में, तो आप इसको लिखने के बाद आपका जो परसेंटेज या फिर मार्किंग जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो इकोलॉजी हम जानते हैं, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसके बारे में थोड़ा सा इकोसिस्टम मींस आसपास, हमारे आसपास जो भी जीव हैं, प्रजातियां हैं, अलग अलग टाइप की प्रजातियां हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वो होता है इकोलॉजी। और इसका जो पहली बार जो वर्ड ये यूज किया गया था, वो एक इकोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, हैकल्स, उन्होंने 1869 में दिया था। एक्चुअली ये वर्ड जो होता है ग्रीक वर्ड था, ओकियोस, ओकियोस से इसका मीनिंग उठाया गया था, जिसका मतलब होता है, अगर हम वहाँ की जो ग्रीक वर्ड में ओकियोस मीन्स, उसका मीनिंग होता था कि हाउस या हैबिटेट या प्लेस ऑफ लिविंग, ठीक है ना, मीन्स एक जगह जहाँ पे सब लोग रहते हैं, एक घर, जैसे अपना हाउस का मीनिंग होता है घर, तो हैबिटेंट एक तरह से, हैबिटेंट का हिंदी में समझ में नहीं आ रहा मेरे, तो प्लेस ऑफ लिविंग, ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिए इतना बस। तो इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। मतलब क्या हुआ कि इकोलॉजी एक, इकोलॉजी इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं हम कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ भी कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे वो आपस में इंटर रिलेशन है। जैसे कि हम अब हम पेड़ पौधों के बिना जीव नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना, तो हम इस तरह से पौधों पे डिपेंड है, पौधे हम पे डिपेंड है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो पौधे नहीं बच पाएंगे, तो और पौधे जब तक ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। तो हम एक दूसरे के ऊपर रिलेशनशिप हमारा एक दूसरे आपस में, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा अदर स्पीसीज के साथ रिलेशन है, जैसे डॉग्स हुए, काऊ हुई, गाय भैंस, जो भी हमारे पास रहते हैं, तो इसके बारे में जो उनके आपस में रिलेशन और हमारा आपस में इस इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन, दैट इज दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसके बारे में जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो ये हमें इसकी जरूरत क्या जानने की जरूरत क्या पड़ रही है हमें भाई, हमें क्यों जानना है इकोलॉजी क्या होती है? हम इसलिए कि जब हम किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो हमें उसका, अब अगर हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट में अगर हम जो भी अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये नहीं मान के चलना कि नहीं भाई मुझे अपना सिर्फ डेवलपमेंट करना है, मुझे नहीं मतलब है कि मेरे पेड़ कट रहे हैं, मुझे नहीं मतलब है कि आसपास के जीव जंतु मर रहे हैं। तो उससे, लेकिन अगर हम इकोलॉजी सिस्टम के बारे में जान जाएंगे, इकोलॉजी के बारे में जान जाएंगे, तो ह्यूमंस जब हम डेवलपमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो इन चीजों का ध्यान रहेगा कि हाँ भाई, अगर हम कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे आसपास के इन्वायरमेंट, आसपास के जीव पे या इकोलॉजी इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए इसकी नीड होती है कि हमें ये जानना जरूरी होता है। जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक उस पर कोई मतलब कोई हमारा एक्शन नहीं रहेगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी टू अंडरस्टैंड इट्स इन्वायरमेंट, बिकॉज we have to ability to modify the environment through the use of technology। हमें environment को modify करना होता है टेक्नोलॉजी का यूज करके, and through the over exploration of natural resources as a result of greed and sheer pressure of numbers। Therefore the ecology is more than just the understanding of the interrelation between the organism and their environment, means it is also has social, political, economical and technological dimensions। means हम इसमें खाली ये नहीं कि भाई हमने आपस में रिलेशन जान लिया, खाली ये नहीं, इसके साथ साथ हमें ये भी करना होता है कि हाँ भाई आपस में कैसे सोशल रिलेशन कैसा है, पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, इकोनॉमिकल कैसे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। इकोनॉमिकल समझते हैं ना, जैसे कि इकोनॉमिकल मींस पैसे से संबंधित कुछ हो जाता है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन मीन हम अगर अपने एनवायरनमेंट को कैसे बेटर बना सकते हैं अब यूज टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो इसलिए इसकी जरूरत होती है। इट इज आल्सो स्टडी ऑफ evolutionary development of organisms, the biological productivity and energy flowing in the natural system। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा कुछ मैंने आपको बता दिया, थोड़ा वो दिमाग में रखो, थोड़ा सा ये समझ लो बस। दैट इज द नीड, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोलॉजिकल या इकोलॉजी की, है ना। इकोलॉजिकल स्टडी मींस इकोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि ये टाइप कितने टाइप की होती है, मींस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। क्लासिफिकेशन मींस इसका कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार इसके होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि स्टडी एरिया के आधार पर, तो इस उसके आधार पर ये दो टाइप की है। पहला नंबर है इसका ऑटिकोलॉजी, दूसरा है सिंकोलॉजी। तो ऑटिकोलॉजी क्या होता है कि जब हम किसी एक स्पीसीज के बारे में ही बात करते हैं, एक स्पीसीज, जैसे कि मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी, अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे अपने आसपास की जितनी गायें हैं उनके बारे में जानना है, उनका व्यवहार जानना है, उनका नेचर जानना है, उसकी पॉपुलेशन जाननी है, तो दैट इज
कम अंडर द ऑटो इकोलॉजी। मीन्स जब हम किसी एक स्पीसीज, सिर्फ इंडिविजुअल स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, हम ज्यादा मतलब बहुत औरों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी। अगर हम दूसरा होता है सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी होता है कि हम किसी कम्युनिटी, मीन्स कम्युनिटी आप समझ लीजिए जैसे कि आप जहाँ रहते हैं, आपके आसपास काफी लोग रहते होंगे, वहाँ कुछ ने गाय पाली होगी, किसी ने भैंस पाला होगा, किसी ने कुछ और जानवर पाले होंगे, वहाँ डॉगी भी रहते होंगे, वहाँ पे और बहुत सारे स्पीसीज हैं। तो मैं किसी अगर पर्टिकुलर एरिया में जाके, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में जाके उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सिंकोलॉजी। मीन्स ऑटो इकोलॉजी क्या हुआ, जब किसी एक स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, किसी एक स्पीसीज की स्टडी करते हैं, तो वो तो ऑटो इकोलॉजी हो जाता है। और सिंकोलॉजी हो जाता है जब आप किसी आसपास के एरिया के बारे में, जहाँ जितनी भी उसमें स्पीसीज रहती हैं, उन सब के बारे में स्टडी करते हो। ये फर्दर 3 टाइप की होती है। एक पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी जब आप सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में बात करते हो, सिर्फ पॉपुलेशन की स्टडी करते हो कि हाँ भाई इसमें इतनी महिला, इतने पुरुष, इतने डॉग, इतने कैट्स, इतने ये सब अलग अलग उसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। अनदर वन इज कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी जब आप किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हो। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मींस उस पूरे एरिया में जो जो चीजें हो रही हैं, हर चीज के बारे में जब आप इन्वॉल्व कर देते हो, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम इकोलॉजी। अगर आपको ये ऑटो इकोलॉजी और सिंकोलॉजी का जस्ट मीनिंग समझ में आ गया, तो ये है कि आप इसको अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो इसका मीनिंग क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इकोलॉजी कितने टाइप की होती है। तो आप पहले लिखोगे कि स्टडी एरिया के आधार पर, स्टडी एरिया के आधार पर मीन्स किस स्टडी क्या होता है, अध्ययन, अध्ययन क्षेत्र है ना, अध्ययन क्षेत्र के आधार पर, तो ऑटो इकोलॉजी और सिंकोलॉजी। अब दूसरा हो जाता है आपका बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट और हैबिटेंट, मीन्स आसपास के इन्वायरमेंट के या हैबिटेंट के आधार पर। तो वो होता है आपका नंबर 1 आ जाता है आपका एक्वेटिक इकोलॉजी। एक्वेटिक मीन्स हो जाता है जैसे कि पानी से संबंधित कुछ भी है ना, जो एक्वेटिक। आप एक काम करना, जब भी अपना आप तैयारी करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप जो भी बुक देखोगे, तो हो सकता है उन्होंने किसी बुक ने आपको ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में मीनिंग दिया हो उसका, या हो सकता है ये आप हिंदी में मीनिंग दिया हो। तो मैं एक थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, तो आप उसकी जो हेडिंग्स होती हैं, कम से कम उनको इंग्लिश में जरूर याद रखो। हिंदी भी याद रखो, पर इंग्लिश भी जरूर याद रखो, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है कि जो नॉर्मल आदमी, आप लोग भी जब आप आपस में बात करते हो, तो मोस्टली कुछ वर्ड्स इंग्लिश के प्रेफर करते हो, तो वो वर्ड्स ये वाले होते हैं जो हेडिंग्स होती हैं। इसके अंदर आप कोई भी कुछ भी आपको जो समझ में आ रहा है वो लिख सकते हो। तो एक्वाटिक इकोलॉजी मीन्स पानी से संबंधी, या द स्टडी इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द वाटर, मीन्स जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब उनके इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वाटिक इकोलॉजी। ये फर्दर आपकी 2 टाइप की होती है। एक होती है मैरीन वाटर इकोलॉजी। मैरीन वाटर जैसे कि आपका ओशियन, डीप सी, एस्चुरी, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है। दूसरा होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर भी 2 टाइप का होता है। एक होता है रनिंग वाटर, जैसे कि नदी चलती रहती है, स्प्रिंग्स चलते रहते हैं, स्ट्रीम्स चलती रहती हैं। एक होता है रुका हुआ वाटर, होता है जैसे कि पॉन्ड, लेक, उसके अंदर जो स्पीसीज होती हैं, पानी के अंदर जो स्पीसीज होती हैं, उनके स्पीसीज अकेले खाली ये नहीं कि मैं जीव जंतु की बात कर रहा हूँ, या उसमें पेड़ पौधे सब चीज होती है उसके अंदर। मच्छी जैसे आप फिश हैं, फिशेज हैं, उसमें पौधे भी होते हैं, उसमें एल्गी होता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, तो उनके बारे में वो आपस में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोलॉजी। नाउ अनदर वन इज टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी जब आप पृथ्वी की स्थल की बात करते हो, स्थल जैसे कि ग्रास लैंड, घास जहाँ पे होती है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, डिजर्ट जैसे कि राजस्थान जहाँ पे रेत ही रेत होता है। तो जब आप ग्रास लैंड इकोलॉजी का मतलब होता है जब आप ग्रास, जो उस लैंड में जहाँ पे वो ग्रास, जो ग्रास पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि आपके काऊ, फिश, ये सब, काऊ हो गए, आपका बुफेलो, ये सब लोग ना घास खाते हैं, शाकाहारी एनिमल्स हैं। तो उनके बारे में जब आप स्टडी करते हो, उन उन एनिमल्स के बारे में, या उन स्पीसीज के बारे में, या उस इकोलॉजी के बारे में जो ग्रासलैंड्स पर होती हैं, तो जब उसको बोलते हैं ग्रासलैंड इकोलॉजी। जब आप फॉरेस्ट में चले जाते हो, फॉरेस्ट ऑब्वियस सी बात है जहाँ बड़े बड़े जंगल होते हैं, पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं, जब आप उसमें आप फॉरेस्ट के एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट इकोलॉजी। डिजर्ट मीन्स जो डिजर्ट में एनिमल्स होते हैं, डिजर्ट में जो स्पीसीज होती है, जब उनके बारे में स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड डिजर्ट इकोलॉजी। देखो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान जरूर रखना कि ये जो हेडिंग्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो लिखना ही लिखना है, साथ में इनका मीनिंग भी लिखना है आपको, कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है। आपको जस्ट हेडिंग से नाम का चल पा रहा है पता कि ये होता क्या है, आप इसके बारे में जस्ट ना लिख दो। नाउ अनदर एडवांस, इसके एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी के आधार पर भी इसको आप
कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिव इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, रेडियन इकोलॉजी, पोल्यूशन इकोलॉजी एंड स्पेस इकोलॉजी। ये आपका जस्ट एक बता दिया, इनमें से अगर 2 4 5 याद रख पाओ तो हो जाएगा, अगर ना भी लिखो उसको तो भी कोई बात नहीं, आपने अगर फर्स्ट 2 हेडिंग्स लिख दिए दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम्स। नाउ इकोलॉजी इज कंप्लीट, नाउ वी कम टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने बताया था आपको, इकोसिस्टम क्या होता है। देखो इकोलॉजी होता है किसी के बारे में अध्ययन करना, किसके बारे में अध्ययन करना, इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करना। तो ये होता है जैसे कि अगर अभी हमने बात करी कि ये आप इमेजेस देख पा रहे हो, ये डिजर्ट हो गया, ये आपका कोरल रीफ हो गया, ये पेराइरी हो गया, ये टुंड्रा, ये मैंने फोटो उठाई है, इनको आप अगर नहीं समझ छोड़ दो अभी के लिए। ये अलग अलग टाइप के होते हैं कि इसमें किस तरह के एनिमल्स रहते हैं। जैसे कि आपने इकोसिस्टम पढ़ा, मैं अगर इकोलॉजी से हमने ये पढ़ा था आपका, ये वाटर इकोलॉजी, तो इसको हम बोल सकते हैं वाटर इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में जस्ट इतना अंतर है कि इकोलॉजी एक स्टडी है, अध्ययन है। हम मीन्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज इकोसिस्टम, दैट इज द डिफरेंस। तो जब हम आप अगर वो वाटर इकोलॉजी भी होगा, वाटर इकोसिस्टम भी होगा, अगर वाटर इकोलॉजी तो वाटर इकोसिस्टम भी होगा, और वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में जो स्पीसीज रहती हैं वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो जाएगा, ऐसे ही आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो जाएगा, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो पहली बार जो टर्म यूज किया गया था वो एजी टेंसले के द्वारा किया गया था 1935 में। तो ही डिफाइंड एज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। मींस लिविंग एंड नॉन लिविंग मींस जो जिंदा है और जो अजैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक की तरह से लिख सकते हो आप इसको। जैविक और अजैविक जो फैक्टर्स होते हैं उनके आपस में जो रिलेशन इंटरेक्शन होता है, जो उसका रिजल्ट हो, उसके बारे में जो उसका रिजल्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट अकर्स इन सम फिर ने किसी ने म्यूट अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। Okay. The an ecosystem consists of the biological community that occurs in some local and the physical and chemical factor that make up its non-living and abiotic environment. There is a many examples of ecosystem, a pond, a forest, estuary, and grassland. जो भी मैंने बताया था इसके बहुत सारे examples हैं। जैसे कि जो इकोलॉजी है वैसे ही आपका इकोसिस्टम है। लिखने के लिए अगर आपको एग्जाम में इकोलॉजी समझ में आ गया और इकोसिस्टम भी आपको मीनिंग दोनों में अंतर समझ में आ गया तो आप लिख दोगे उसको आसानी से। अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तो एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल मींस जो गॉड गॉड ने बनाया है, जैसे कि जो चीजें जैसी एग्जिस्ट करती हैं, दिस ऑपरेट अंडर द नेचुरल कंडीशंस विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय मैन। जहां पर आदमी ने कोई कारस्तानी नहीं करी, अपना दिमाग नहीं लगाया, जो नेचर बाय नेचर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। ये आपका टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम भी हो सकता है। देखो नेचुरल हो सकता है कि आप थोड़ा प्राकृतिक, इसको नेचुरल को बोल सकते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक मीन्स जो बाय नेचर है, जो है एग्जिस्ट कर, जैसे कि आपका नदी कोई बह रही है तो वो नेचुरल बह रही है, उसमें आदमी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब आदमी उसमें कारस्तानी करके कोई इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जैसे कि आप अपने घर के आसपास कहीं पे सपोज आपने फिश की खेती करने सोचा कि मैं फिश की खेती करूंगा, तो फिश खेती को कहेंगे उसको मेरे ख्याल से फिश पालन, सॉरी फिश उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मच्छी पालन, ठीक है ना, मच्छी पालन करूंगा मैं, या मैं एक मुर्गी फार्म करूंगा। तो वो होता है, क्या होता है, वो इकोसिस्टम जो आप क्रिएट कर रहे हो वो आपका मैन मेड है, वो आपने बनाया है, तो दैट इज कॉल्ड मैन मेड इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम अगेन टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और फॉरेस्ट भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल में मींस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट। और फिर इक्वेटिक में हम बात कर चुके हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैरिन वाटर भी हो सकता है। फ्रेश वाटर जो रनिंग हो, भाग रहा हो, और जैसे जैसे आपका स्प्रिंग हुआ, स्ट्रीम, रिवर्स, जो पानी चलता हुआ पानी है, रुका हुआ पानी भी हो सकता है जो चेंज होता रहता है एक टाइम के बाद, दैट इज कॉल्ड लेक, पॉन्ड, पूल्स, है ना। मैरिन वाटर, मैरिन वाटर होता है जैसे समुंदर, है ना। अब होता है आर्टिफिशियल या मैन मेड या मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, अपने कोई भी नाम, मींस आर्टिफिशियल भी नाम दे सकते हो इसको आप, मैन मेड भी दे सकते हो, या फिर इसको कृत्रिम, एक हिंदी का वर्ड होता है कृत्रिम, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। So these are maintained and artificially by man, where by addition of energy and plant manipulation, natural balances is disturbances regularly. The crop plant ecosystem means आपने जैसे कि एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे इसमें इमेज में कि एक खेती, आपने सपोज गेहूं की खेती करी या कोई भी सब्जी खेती करी, तो अपने खेती को अपने हिसाब से ढाला,
कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आए। जैसे गन्ना यहाँ पे आसपास होता है, अगर आप लोकल के हो यहाँ पे शामली के आसपास, तो गन्ने में क्या होता है कि यहाँ लोग एक नया बीज लेके आएंगे, फिर उस बीज के हिसाब से आप अपना उसको जो खाद पानी देना है, उसमें क्या खाद डालना है, कौन कौन से उसके अंदर एनिमल्स होने चाहिए, ये भी आप डिसाइड करते हो। जैसे कि एक होता है ना केचुआ जिसको बोलते हैं, आप किसान चाहता है केचुआ उसके खेत में हो, लेकिन किसान ये नहीं चाहता कि उसके खेत में चूहे हो, है ना। तो चूहे को आपने अलाउड करोगे तो वो क्या, वो आपने खुद क्रिएट किया है, खुद क्रिएट किया। उसको कितनी एनर्जी देनी खेती को, एनर्जी आप बाय मीन्स ऑफ खाद एंड बाकी पानी जो देते हो अपने हिसाब से देते हो। ऐसा नहीं कि आप बारिश के भरोसे नहीं होगी, जब बारिश होगी, देखो जो नेचुरल होता है वो बारिश के भरोसे है कि बारिश हुई तो पेड़ पौधे हो रहे हैं, लेकिन जब आप कृत्रिम मीन्स जो आप उसको अपने हिसाब से ढाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाउ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट इकोसिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक एबायोटिक एक बायोटिक, मीन्स एक जैविक और एक अजैविक। जो एबायोटिक होता है ये होता है आपका क्लाइमेटिक, अगेन फर्दर दो टाइप का होता है। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो क्लाइमेटिक, एक होता है एडेफिक फैक्टर्स। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि बारिश, प्रकाश, हवा, ताप, है ना, रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ये होते हैं क्लाइमेटिक। मींस ये एक तरह से क्लाइमेट का क्लाइमेट तो बोलते हैं भाई आपका क्या कैसा क्लाइमेट है, कैसा मौसम है, मौसम एक तरह से बोल सकते हो आप इसको। नाउ एडेफिक मींस वहाँ की सोइल कैसी है, पीएच फैक्टर कैसा है उसका, उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, है ना, टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की, तो दैट इज कॉल्ड एडेफिक फैक्टर्स। नाउ अनदर वन इज बायोटिक। बायोटिक में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रोप्स होते हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रोप्स मींस इसमें वो स्पीसीज आती हैं जो अपने पे डिपेंड निर्भर होती हैं, अपने खाने पीने के लिए खुद पे निर्भर होती हैं। तो इसके एग्जांपल्स आप दे सकते हो, पेड़ पौधे वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो खुद से हो जाते हैं ना। जैसे कि जो आप पानी कहीं पे आपने आम खाया फेंक दिया, बारिश हुई, उसको थोड़ा सा मिला, वो हो गया, दैट इज मीन्स उसने खुद को अपने आप को पाला है। ये दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स या प्रोड्यूसर्स। नाउ अनदर वन इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मीन्स जो इन पर डिपेंड हो, ठीक है ना, जो कंज्यूम कर जाते हैं उनको, हेटरोट्रोप्स इनको बोल सकते हैं एक तरह से। मीन्स ये क्या होता है कि एक तरह से ये मिक्सअप होते हैं कि इनमें से कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो आप अपने आप भी निर्भर हो जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो दूसरे पर निर्भर होती हैं। जैसे कि आप अगर गाय को आप इसमें ले सकते हो एक तरह से एग्जाम्पल, आपने गाय को अगर पाला है ना, तो वो क्या हुआ, आप पे निर्भर एक तरह से हो गई है। लेकिन आपने अगर गाय को खुला छोड़ दिया तो वो क्या होगा, खुद भी निर्भर हो गई, दैट इज वो कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको। डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स में एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे कि माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स मीन्स जब आदि इंसान या पशु या पक्षी या पेड़ पौधे जब मर जाते हैं तो मरने के बाद क्या होता है कि वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सड़ते क्यों है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि वो जो माइक्रोब्स होते हैं उसकी बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हो, उसमें से एक गंध भी आती है, आप लोग कर देखते होंगे कि उस बॉडी से बड़ी गंध भी आती है, तो इट्स कॉल्ड डिकम्पोजर्स। मीन्स वो स्पीसीज जो इसमें उस बॉडी को डिकम्पोज करने में हेल्प करती है, तो इट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं फर्दर कई टाइप के होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स में मैंने बताया था आपको, ये आपका एक तरह से प्राइमरी, जैसे कि प्योर शाकाहारी आप इसको लीजिए, प्योर शाकाहारी, जैसे गाय, भैंस, है ना, और कौन कौन सा शाकाहारी, रैबिट, है ना। सेकेंडरी मीन्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होती है जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं। ये मेरे ख्याल से आपने ये सब पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा पक्का कहीं ना कहीं, तो इसमें यस सर, पढ़ा था। पढ़ा आपने पक्का है। तो ट्रेजरी मीन्स जो इस पर भी डिपेंड हो, प्राइमरी पर भी डिपेंड हो। क्वेटरनी मीन्स तीनों पे डिपेंड कर सकता हो, ठीक है ना। मीन्स सर्वाहारी एक तरह से इसको बोलते हो, सर्वाहारी। जैसे कि आदमी है, आदमी क्या करता है, उसको जो मिलता है खा लेता है, वो फल भी खाता है, वो गाय भी खाता है, वो शेर भी खा लेता है ना। तो वो उसके लिए कोई मना नहीं होती, तो वो होता है आपका क्वेटरनरी, या आप बोल सकते हो सर्वाहारी हिंदी में। दैट इज कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में फिर से यहाँ पे बताया गया है एग्जांपल्स, तो मैंने इसको आपको थोड़ा समझा दिया पहले से ही कि ये होता क्या क्या है। डिकम्पोजर्स मैंने बता देते आपको, डिकम्पोजर्स में ये कीट्स आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो ईट अदर एनिमल्स। ये पीपीटी मैं चाहूँ तो शेयर थोड़ा शेयर कर दूँ आपके साथ, ये मैं आपको थोड़ा बता दिया हूँ आपको। क्वाटरनीज के बाद होते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मीन्स ये वो होते हैं जो जिनका कि हाँ सॉरी वो क्वाटरनीज ना होके वो जो क्वाटरनी होते हैं वो तो लाइट चली गई है यहाँ पे। तो ये था डिकम्पोजर्स के बारे में बात करते हैं हम। अब पता, ये आपका अभी तक
जो आज का टॉपिक मैंने अभी तक, ये आपका इकोसिस्टम, इस मेरा टॉपिक यहाँ पे किया है, इकोसिस्टम। मैं अभी रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।